एक बहुत बड़ा सफेद साया, एक आइसबर्ग, तकरीबन 400 फीट लंबा और 100 फीट तक बुलंद, फुटबॉल ग्राउंड जितना बड़ा। फ्लैट ने फौरन घंटी बजाई, 1, 2, 3 बार। फिर फोन उठाकर इत्तला दी, आगे आइसबर्ग है। ये पैगाम चंद ही लम्हों में फर्स्ट ऑफिसर विलियम मर्डॉक तक पहुंचा और फिर पूरा हिल हरकत में आ गया। जहाज को मोड़ने का हुक्म दिया गया, इंजन रिवर्स में डाले गए। लेकिन मसला यह था, टाइटैनिक बहुत बड़ा था और उसकी रफ्तार बहुत ज्यादा थी। इतनी कम दूरी में इतने बड़े जहाज को मुकम्मल तौर पर मोड़ना तकरीबन नामुमकिन था। टाइटैनिक आइसबर्ग से बचने के लिए बाएं तरफ मुड़ा और एक लम्हे के लिए ऐसा लगा जैसे शायद जहाज बच जाएगा। लेकिन फिर एक खौफनाक रगड़ की आवाज आई। टाइटैनिक के दाएं जानिब का हिस्सा आइसबर्ग से टकरा चुका था। धमाका जोरदार नहीं था, लेकिन उसके अंदर छुपी तबाही बहुत बड़ी थी। कुछ ही देर बाद इंजीनियर थॉमस एंड्रयूज ने नुकसान का जायजा लिया और फिर वो खबर सामने आई जिसने सबको खामोश कर दिया। 6 कंपार्टमेंट्स मुतासिर हो चुके थे। टाइटैनिक सिर्फ 4 कंपार्टमेंट्स में पानी भरने के बावजूद तैर सकता था। 6 कंपार्टमेंट्स का मतलब था यह जहाज अब बचने वाला नहीं था। थॉमस एंड्रयूज ने कैप्टन एस्मिथ को बताया, टाइटैनिक के पास ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 घंटे हैं। हिडन फाइल्स ऑफिशियल में खुश आमदीद, जहां हर राज होता है बेनकाब। RMS टाइटैनिक, वो जहाज जो कभी डूब नहीं सकता था। सोचिए, एक ऐसा जहाज जिसे बनाने में 3 साल लगे, जिस पर दुनिया के बेहतरीन इंजीनियर्स ने काम किया, जिसमें इतनी सहूलियात मौजूद थीं कि उसे एक तैरता हुआ 5 स्टार होटल कहा जाता था और जिसके बारे में दुनिया को यकीन दिलाया गया कि यह जहाज कभी डूब ही नहीं सकता। लेकिन फिर सिर्फ एक रात, सिर्फ एक आइसबर्ग और सिर्फ चंद घंटों में यही जहाज समंदर की ऐसी गहराइयों में दफन हो गया जहां पहुंचने में इंसानों को 70 साल से भी ज्यादा का वक्त लग गया। सबसे खौफनाक बात यह नहीं थी कि टाइटैनिक एक आइसबर्ग से टकरा गया था। असल सवाल तो यह है कि जब जहाज के आसपास मौजूद दूसरे जहाजों ने बार बार बर्फानी पहाड़ों की वार्निंग दी, जब एक जहाज सिर्फ चंद किलोमीटर के फासले पर खड़ा मदद कर सकता था और जब टाइटैनिक पर मौजूद हर शख्स को बचाने का मौका मौजूद था, तो फिर आखिर वो कौन सी गलतियां थीं जिन्होंने दुनिया के सबसे महफूज समझे जाने वाले जहाज को मौत के जाल में बदल दिया। आज की इस कहानी में हम जानेंगे कि टाइटैनिक हकीकत में कितना ताकतवर था, इसकी तबाही से पहले क्या कुछ हुआ, वो आखिरी चंद मिनट कैसे गुजरे और सबसे बढ़कर क्या टाइटैनिक वाकई सिर्फ एक आइसबर्ग की वजह से डूबा था। क्योंकि जो कुछ उस रात हुआ वो महज एक हादसा नहीं था, बल्कि गलत फैसलों, गुरूर, बदकिस्मती और वक्त के खिलाफ एक ऐसी जंग थी जिसमें आखिरकार समंदर जीत गया। 10 अप्रैल 1912 इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से एक ऐसा जहाज अपनी पहली मंजिल की तरफ रवाना होने वाला था जिसे देखने के लिए 1 लाख से ज्यादा लोग जमा थे। उसका नाम था RMS टाइटैनिक। उसे न्यूयॉर्क पहुंचना था। जहाज पर तकरीबन 2200 लोग मौजूद थे। इनमें आम मुसाफिर भी थे, अमीर कारोबारी शख्सियात भी, खानदान भी और तकरीबन 900 के करीब क्रियो मेंबर्स भी। लोग टाइटैनिक को सिर्फ एक जहाज नहीं समझ रहे थे, यह उस जमाने की इंसान की सबसे बड़ी कामयाबियों में से एक था। 269 मीटर लंबा, तकरीबन 28 मीटर चौड़ा और तकरीबन 53 मीटर बुलंद, यानी एक 10 मंजिला इमारत से भी ज्यादा ऊंचा। लेकिन उसकी असल हैरत बाहर नहीं, अंदर थी। शानदार सीढ़ियां, स्टैंड ग्लास की खिड़कियां, खूबसूरत लकड़ी का काम, स्विमिंग पूल, जिम, लाइब्रेरी, रेस्टोरेंट्स, टर्किश बाथ, बार्बर शॉप्स। अरे भाई, ये जहाज था या समंदर पर तैरता हुआ महल। फर्स्ट क्लास मुसाफिरों के लिए ऐसी सहूलियात थीं जो उस जमाने के बड़े बड़े होटलों को भी शर्मिंदा कर देती थीं। और फिर आती थी उसकी सबसे बड़ी ताकत, उसकी सेफ्टी। टाइटैनिक के निचले हिस्से में डबल बॉटम हिल बनाया गया था। उसे 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में तकसीम किया गया था। तसव्वुर यह था कि अगर जहाज के चंद हिस्सों में पानी भी दाखिल हो जाए तो बाकी हिस्से महफूज रहेंगे। यहां तक कि कहा जाता था कि अगर 16 में से 4 कंपार्टमेंट्स पानी से भर जाएं तब भी टाइटैनिक तैरता रहेगा। इसी एतमाद ने उस जहाज को एक ऐसा लक़ब दे दिया जिसने बाद में पूरी दुनिया को हैरान कर दिया, अनसिंकेबल, यानी ऐसा जहाज जो डूब ही नहीं सकता। लेकिन अजीब बात यह है कि जब इंसान किसी चीज को नाकाबिले शिकस्त समझने लगता है तो शायद वो उसकी कमजोरियों को देखना ही छोड़ देता है। और टाइटैनिक के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला था, क्योंकि दुनिया जिस जहाज को अपनी ताकत की अलामत समझ रही थी वो दरअसल अपने पहले ही सफर पर अपनी आखिरी मंजिल की तरफ जा रहा था। और अभी सफर शुरू भी नहीं हुआ था कि एक सवाल पैदा हो चुका था, क्या इंसान की बनाई हुई कोई भी चीज वाकई नाकाबिले शिकस्त हो सकती है? टाइटैनिक को व्हाइट स्टार लाइन ने तैयार करवाया था
उसे शुमाली आयरलैंड के बेलफास्ट में हार्लैंड एंड वुल्फ शिप यार्ड में बनाया गया। तकरीबन 3000 कारकुनों ने 3 साल तक इस पर काम किया। उस वक्त इसकी तामीर पर तकरीबन $7.5 मिलियन खर्च हुए, जो आज के हिसाब से करोड़ों डॉलर बनते हैं। लेकिन टाइटैनिक सिर्फ महंगा नहीं था, इस पर कंपनी को बेहद एतमाद था। 10 अप्रैल 1912 को कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ की कमान में यह जहाज साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ। कैप्टन स्मिथ 32 साल से व्हाइट स्टार लाइन के लिए काम कर रहे थे। वो तजुर्बाकार थे, मशहूर थे और कंपनी के सबसे काबिल एतमाद कप्तानों में शुमार होते थे। लेकिन उनके सामने एक हदफ था, टाइटैनिक को मुकर्ररा वक्त के अंदर न्यूयॉर्क पहुंचाना, और इस मकसद के लिए जहाज तकरीबन 30 से 24 नॉट्स की रफ्तार से सफर कर रहा था। साउथहैम्पटन के बाद टाइटैनिक फ्रांस के शहर शरबोर्ट पहुंचा, जहां मजीद मुसाफिर सवार हुए। फिर आयरलैंड के क्वींस टाउन से भी मुसाफिर जहाज में शामिल हुए। अब टाइटैनिक खुले समंदर में था। उसके अंदर खुशी थी, लोग खाना खा रहे थे, गुफ्तगू कर रहे थे, शानदार सहूलियात से लुत्फ अंदोज हो रहे थे, और किसी को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि चंद दिन बाद यही खुशी चीखों में बदलने वाली है। टाइटैनिक के रास्ते के हवाले से एक एहतियात जरूर की गई थी। शुमाली रास्ता मुख्तसर था, लेकिन इस इलाके में आइसबर्ग का खतरा ज्यादा था, इसलिए जहाज को जनूबी रास्ते से ले जाया गया। मगर यहाँ एक मसला था, इस जमाने में आज जैसी जदीद टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं थी। न रेडार, न सैटेलाइट, न कोई ऐसा निज़ाम जो दूर मौजूद आइसबर्ग की फौरी निशानदही कर सके। इसलिए जहाज के अगले हिस्से के ऊपर एक बुलंद मकाम बनाया गया था, जिसे क्रूज नेस्ट कहा जाता था। वहां 2 लोग दूरबीन के जरिए समंदर पर नजर रखते थे। लेकिन टाइटैनिक के सफर में एक अजीब इत्तेफाक पहले ही हो चुका था। एक अफसर को रवानगी से ऐन पहले दूसरे जहाज पर मुंतकिल कर दिया गया। वो जाते हुए एक लॉकर की चाबी अपने साथ ले गया, और इस लॉकर में क्या था? दूरबीनें। अब टाइटैनिक का मुस्तकबिल देखने वाले 2 आदमी इस अंधेरी रात में बगैर दूरबीन के खड़े थे। कभी कभी तारीख बदलने के लिए बड़ी गलती नहीं चाहिए होती, सिर्फ एक छोटी सी चाबी और एक गलत वक्त काफी होता है। वो वार्निंग्स जो नजरअंदाज होती रहीं, टाइटैनिक के सफर के दौरान दूसरे जहाजों से वायरलेस पैगामात आ रहे थे। इन पैगामात में समंदर में मौजूद बर्फानी पहाड़ों के बारे में खबरदार किया जा रहा था। पहली वार्निंग आई, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और 14 अप्रैल तक खतरे की मुतादिद इत्तलात टाइटैनिक तक पहुंच चुकी थीं। लेकिन जहाज अपनी रफ्तार से चलता रहा। अब यहाँ कहानी मजीद अजीब हो जाती है। टाइटैनिक जिस इलाके में दाखिल हो रहा था, वहां आइसबर्ग का होना कोई गैर मामूली बात नहीं थी। लेकिन एक ही दिन में इतनी ज्यादा वार्निंग्स मिलना जरूर खतरनाक था। रेडियो ऑपरेटर जैक फिलिप्स को तशवीश होने लगी। मगर टाइटैनिक पर एक और मसला भी था। वायरलेस ऑपरेटर्स का बड़ा हिस्सा मुसाफिरों के जाती पैगामात भेजने में मसरूफ रहता था, और जब मुसलसल पैगामात आते रहीं तो कभी कभी सबसे अहम पैगाम भी आम सा लगने लगता है। इसी रात SS कैलिफोर्निया नामी जहाज ने एक इंतहाई अहम वार्निंग भेजी। वो जहाज टाइटैनिक से ज्यादा दूर नहीं था। उसके रेडियो ऑपरेटर ने बताया कि आगे बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ मौजूद हैं। मगर जैक फिलिप्स पहले ही मुसलसल वार्निंग से परेशान थे। उन्होंने गुस्से में जवाब दिया और राब्ता खत्म कर दिया। सबसे खौफनाक बात, ये इत्तला हिल पर मौजूद अहम अफसरान तक सही तरह नहीं पहुंच सकी, और कैलिफोर्निया ने भी बर्फ के खतरे की वजह से रात को अपना सफर रोक दिया। अब जरा तसव्वुर कीजिए, एक जहाज खतरे की वजह से रुक गया था और दूसरा जहाज इसी खतरे की तरफ तेज रफ्तारी से बढ़ रहा था। सिर्फ चंद किलोमीटर का फर्क था। अगर टाइटैनिक भी रुक जाता तो शायद आज हम इसे दुनिया की सबसे बड़ी समंदरी कामयाबी के तौर पर याद कर रहे होते। लेकिन वो रुका नहीं। रात गहरी हो चुकी थी, चांद मौजूद नहीं था, समंदर बिल्कुल तारीक था, और क्रूज नेस्ट में मौजूद फ्रेडरिक फ्लैट और रीजनल ली बगैर दूरबीन के बर्फ जैसे ठंडे मौसम में अंधेरे को चीरने की कोशिश कर रहे थे। इनकी आंखों से सर्दी के बायस पानी बह रहा था, हवा चेहरे को काट रही थी, लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि अगले चंद मिनट में इन्हें अपनी जिंदगी का सबसे खौफनाक मंजर दिखाई देने वाला है। और फिर वो लम्हा आया जब समंदर ने रास्ता रोक लिया। रात तकरीबन 11:39। फ्रेडरिक फ्लैट की नजर अचानक जहाज के बिल्कुल सामने पड़ी। एक बहुत बड़ा सफेद साया, एक आइसबर्ग, तकरीबन 400 फीट लंबा और 100 फीट तक बुलंद, फुटबॉल ग्राउंड जितना बड़ा। फ्लैट ने फौरन घंटी बजाई, 1, 2, 3 बार। फिर फोन उठाकर इत्तला दी, आगे आइसबर्ग है। यह पैगाम चंद ही लम्हों में फर्स्ट ऑफिसर विलियम मर्डॉक तक पहुंचा, और फिर पूरा हिल हरकत में आ गया। जहाज को मोड़ने का हुक्म दिया गया, इंजन रिवर्स में डाले गए। लेकिन मसला यह था, टाइटैनिक बहुत बड़ा था और उसकी रफ्तार बहुत ज्यादा थी। इतनी कम दूरी में इतने बड़े जहाज को मुकम्मल तौर पर मोड़ना तकरीबन नामुमकिन था। टाइटैनिक आइसबर्ग से बचने के लिए बाएं तरफ मुड़ा, और एक लम्हे के लिए ऐसा लगा जैसे शायद जहाज बच जाएगा। लेकिन फिर एक खौफनाक रगड़ की आवाज आई। टाइटैनिक के दाएं जानिब का हिस्सा आइसबर्ग से टकरा चुका था।
धमाका जोरदार नहीं था, लेकिन उसके अंदर छुपी तबाही बहुत बड़ी थी। कुछ ही देर बाद इंजीनियर थॉमस एंड्रयूज ने नुकसान का जायजा लिया और फिर वो खबर सामने आई जिसने सबको खामोश कर दिया। 6 कंपार्टमेंट्स मुतासिर हो चुके थे। टाइटैनिक सिर्फ 4 कंपार्टमेंट्स में पानी भरने के बावजूद तैर सकता था। 6 कंपार्टमेंट्स का मतलब था ये जहाज अब बचने वाला नहीं था। थॉमस एंड्रयूज ने कैप्टन एस्मिथ को बताया, टाइटैनिक के पास ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 घंटे हैं। जिस जहाज को कभी डूबने से महफूज करार दिया गया था, अब वो वक्त के खिलाफ दौड़ रहा था और समंदर उस दौड़ में पहले ही आगे था। 2200 लोगों के लिए सिर्फ चंद कश्तियां। आधी रात के करीब डिस्ट्रेस सिग्नल भेजने का हुक्म दिया गया। रेडियो ऑपरेटर जैक फिलिप्स ने मदद के लिए पैगामात भेजने शुरू किए, लेकिन अब एक और खौफनाक हकीकत सामने आई। टाइटैनिक पर मौजूद लाइफ बोट्स की तादाद तमाम मुसाफिरों के लिए काफी नहीं थी। सिर्फ 20 लाइफ बोट्स, और उनमें तकरीबन 1200 अफराद के बैठने की गुंजाइश, जबकि जहाज पर 2200 से ज्यादा लोग मौजूद थे। यानी अगर हर कश्ती पूरी तरह भर भी जाती, तब भी तकरीबन 1000 लोग पीछे रह जाते। पहली लाइफ बोट की गुंजाइश 65 अफराद थी, लेकिन उसमें सिर्फ 27 लोग बैठे। क्यों? क्योंकि लोगों को यकीन ही नहीं आ रहा था कि टाइटैनिक वाकई डूब सकता है। लोग जहाज से उतरने में हिचकिचा रहे थे। कुछ तो शायद सोच रहे थे, हम इस बड़े जहाज से क्यों उतरें, कि तो कभी डूब ही नहीं सकता। और यही एतमाद अब मौत की सबसे बड़ी वजह बन रहा था। औरतों और बच्चों को पहले कश्तियों में बिठाया जाने लगा, मगर कई कश्तियां पूरी तरह भरे बगैर ही समंदर में उतार दी गईं। इधर टाइटैनिक का अगला हिस्सा मुसलसल नीचे जा रहा था। पानी डेक तक पहुंच चुका था। लोगों को अब हकीकत समझ आ रही थी, ये जहाज वाकई डूब रहा था और अब हर शख्स अपनी जिंदगी के लिए भाग रहा था। फर्स्ट क्लास मुसाफिरों को बेहतर मौके मिल रहे थे, जबकि थर्ड क्लास के कई मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना था। वक्त गुजरता गया और हर गुजरते मिनट के साथ बचने का इम्कान कम होता गया। फिर तकरीबन 2 बजे आखिरी लाइफ बोट भी समंदर में उतार दी गई और टाइटैनिक पर अब भी 1500 से ज्यादा लोग मौजूद थे, लेकिन जहाज पर एक भी लाइफ बोट बाकी नहीं थी। अब समंदर और जहाज के दरमियान सिर्फ मौत का फासला रह गया था। आखिरी घंटा। टाइटैनिक का अगला हिस्सा पानी में धंस चुका था। पिछला हिस्सा बुलंद होता जा रहा था। जहाज का जाविया मुसलसल बदल रहा था। लोग चीख रहे थे, कुछ लोग पानी में कूद रहे थे, कुछ अपने खानदानों को गले लगाकर आखिरी लम्हे को गुजार रहे थे और कुछ बस खामोश खड़े थे। शायद उन्हें यकीन ही नहीं आ रहा था कि चंद घंटे पहले जिस जहाज में मौसीकी, खाना और हंसी गूंज रही थी, अब वो मौत के समंदर में तब्दील हो चुका है। समंदर का पानी तकरीबन -2 डिग्री सेंटीग्रेड था। इस दर्जा हरारत में पानी में गिरने वाला शख्स ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकता था। बहुत से लोग जानते थे कि अगर वो समंदर में कूदे तो शायद चंद मिनट बाद ही जिस्म जवाब दे देगा। इधर कैप्टन एस्मिथ ने अपने क्रियो मेंबर्स को आखिरी हिदायत दी। उन्होंने उनकी बहादुरी को सराहा और कहा कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी की है, अब वो भी अपनी जान बचाने की कोशिश करें। ये कैप्टन एस्मिथ के आखिरी मालूम अल्फाज में से थे। इसके बाद वो हमेशा के लिए नजरों से ओझल हो गए। किसी ने कहा पानी उन्हें बहा ले गया, किसी ने कहा उन्होंने खुदकुशी की, लेकिन उनकी आखिरी मंजिल आज भी मुकम्मल यकीन के साथ मालूम नहीं। फिर रात तकरीबन 2:17 पर टाइटैनिक की बिजली बंद हो गई। पूरा जहाज अंधेरे में डूब गया। एक तरफ लाइफ बोट्स में बैठे लोग खौफ से कांप रहे थे, दूसरी तरफ समंदर में गिरे लोग जिंदगी की आखिरी जंग लड़ रहे थे। और फिर टाइटैनिक का पिछला हिस्सा इतना बुलंद हो गया कि जहाज के ढांचे पर नाकाबिले बर्दाश्त दबाव पड़ने लगा। एक जोरदार आवाज आई और दुनिया का सबसे बड़ा जहाज दरमियान से 2 हिस्सों में टूट गया। रात 2:20 टाइटैनिक हमेशा के लिए शुमाली बहरे ओकियानूस में गायब हो गया। 3 साल में बनाया गया जहाज सिर्फ चंद घंटों में खत्म हो गया और इनसेंकेबल समंदर की तह में जा चुका था। फिर आई मदद, मगर बहुत देर से। टाइटैनिक के डिस्ट्रेस सिग्नल्स आखिरकार आरएमएस कारपैथिया तक पहुंच गए थे। कारपैथिया ने फौरन अपना रुख तब्दील किया, लेकिन वो टाइटैनिक से तकरीबन 107 किलोमीटर दूर था। उसे पहुंचने में 3 घंटे से ज्यादा लग सकते थे और टाइटैनिक के पास इतना वक्त नहीं था। जब कारपैथिया सुबह तकरीबन 3:30 बजे उस मकाम पर पहुंचा तो वहां टाइटैनिक का कोई निशान मौजूद नहीं था, सिर्फ लाइफ बोट्स और उनमें बैठे हुए जिंदा बच जाने वाले लोग। कारपैथिया ने 700 से ज्यादा अफराद को बचाया, लेकिन 1500 से ज्यादा लोग इस हादसे में अपनी जान गंवा चुके थे। सुबह का सूरज तुलू हो चुका था, मगर समंदर के उस हिस्से में एक अजीम जहाज की जगह सिर्फ खामोश पानी था। और वो सवाल जो आज तक लोगों को परेशान करता है, अगर कैलिफोर्निया नामी जहाज सिर्फ चंद किलोमीटर दूर था तो उसने मदद क्यों नहीं की? अब सवाल यह है कि क्या टाइटैनिक को बचाया जा सकता था? हादसे के बाद तहकीकात शुरू हुई। अमरीकी और बरतानवी हुक्काम ने दर्जनों गवाहों से पूछगछ की, हजारों सवालात किए गए
اور آہستہ آہستہ حادثے کی کئی پرتیں کھلنے لگیں۔ سب سے بڑا سوال تھا، کیا ٹائٹینک کی رفتار کم کی جا سکتی تھی؟ کیا آئس برگ کی وارننگز کو زیادہ سنجیدگی سے لیا جا سکتا تھا؟ کیا لائف بوٹس زیادہ تعداد میں موجود ہونی چاہیے تھیں؟ اور سب سے بڑھ کر، کیا قریب موجود کیلیفورنیا جہاز ٹائٹینک کو بچا سکتا تھا؟ تحقیقات کے مطابق کیلیفورنیا نے آئس برگ کے خطرے کی وجہ سے اپنا سفر روک دیا تھا، لیکن اس کا وائرلیس ریڈیو بند ہو چکا تھا، اس لیے وہ ٹائٹینک کی آخری مدد کی اپیل نہ سن سکا۔ اس کے کریو نے آسمان میں راکٹ اور فلائر ضرور دیکھے تھے، لیکن ان کی سنگینی کو صحیح طرح نہیں سمجھا گیا۔ اگر اس وقت فوری ایکشن لیا جاتا تو ممکن ہے کہ سینکڑوں، شاید ہزاروں جانیں بچائی جا سکتی تھیں۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں ٹائٹینک کی کہانی صرف ایک حادثہ نہیں رہتی، یہ ایک سبق بن جاتی ہے، کیونکہ کبھی کبھی تباہی صرف ایک بڑی غلطی سے نہیں آتی، کئی چھوٹی چھوٹی غلطیاں ایک دوسرے کے بعد ایک ہی وقت میں ایک ہی سمت میں بڑھتی رہتی ہیں، اور پھر ایک آئس برگ صرف آخری دھکا بن جاتا ہے۔ ٹائٹینک کو بنانے میں 3 سال لگے، اس پر لاکھوں ڈالر خرچ ہوئے، ہزاروں لوگوں نے اسے تعمیر کیا، دنیا نے اسے انسان کی طاقت، ترقی اور غرور کی علامت سمجھا، لیکن اس کے پہلے ہی سفر میں وہ سمندر کے نیچے چلا گیا۔ آج بھی ٹائٹینک کا ملبہ سمندر کی تاریکی میں موجود ہے، وہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ انسان کتنی بھی بڑی مشین بنا لے، کتنی بھی جدید ٹیکنالوجی استعمال کر لے اور اپنی کامیابی پر کتنا ہی فخر کیوں نہ کرے، قدرت کے سامنے غرور کی ایک چھوٹی سی قیمت بھی بہت بڑی ہو سکتی ہے۔ لیکن ٹائٹینک کی کہانی ہمیں ایک اور بات بھی سکھاتی ہے کہ تاریخ کے سب سے بڑے سانحات اکثر صرف ایک وجہ سے نہیں ہوتے۔ کبھی ایک وارننگ نظر انداز ہوتی ہے، کبھی ایک فیصلہ دیر سے لیا جاتا ہے، کبھی ایک چھوٹی سی غلطی بڑے نقصان کا سبب بن جاتی ہے، اور کبھی انسان اپنی بنائی ہوئی طاقت پر اتنا بھروسہ کر لیتا ہے کہ خطرہ سامنے کھڑا ہونے کے باوجود بھی اسے دیکھ نہیں پاتا۔ شاید اسی لیے ٹائٹینک آج بھی صرف سمندر کی تہہ میں پڑا ہوا ایک ملبہ نہیں، بلکہ انسان کے غرور، غلط فیصلوں اور قدرت کے سامنے اس کی بے بسی کی ایک زندہ مثال ہے۔ اور شاید سب سے خوفناک حقیقت یہی ہے کہ ٹائٹینک کو ڈوبنے میں 3 گھنٹے سے بھی کم وقت لگا، لیکن اس کی کہانی کو بھلانے میں دنیا کو 1 صدی سے بھی زیادہ وقت گزر گیا۔ یہ تھی ٹائٹینک کی وہ داستان جس نے ثابت کر دیا کہ ڈیفینیشن میں کوئی بھی چیز واقعی ناقابل شکست نہیں ہوتی۔ اگر آپ کو یہ داستان پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہڈن فائلز آفیشیل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، کیونکہ یہاں ہر کہانی کے پیچھے ایک ایسی حقیقت چھپی ہوتی ہے جسے جان کر آپ دیر تک سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اللہ حافظ۔